हेलो एवरीवन। आज हम अभ्यास डीपीक्यू सीरीज में सेट नंबर 37 को डिस्कस करेंगे। देखिए, अभ्यास डीपीक्यू सीरीज स्ट्रिक्टली बेस्ड है एसएससी के लेटेस्ट पैटर्न पे, और ये एक तरीके से फुल लेंथ टेस्ट पेपर की तरह है और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बड़ा हेल्पफुल है। चलिए, माई सेल्फ आनंद सर और मैं जीएस और जीके की एक्सपर्ट फैकल्टी हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग एचबीटीआई कानपुर से की हुई है। मैं वेरियस सिविल सर्विस एग्जाम्स में अपीयर्ड हुआ हूँ। मैंने यूपीएससी प्रीलिम 6 टाइम क्वालिफाइड किया हुआ है। यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस के इंटरव्यू में अपीयर्ड हुआ हूँ। पिछले कई सालों से टीचिंग एंड मेंटरिंग में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। चलिए, सेट नंबर 37 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको मालूम है कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां वर्तमान में हैं। देखिए, अनुसूचियां होती क्या है? अनुसूचियां बेसिकली क्या है? जो आर्टिकल्स हैं, जो मेन आर्टिकल्स हैं, उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन अनुसूचियों में दिया गया है। ओरिजिनल जो संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियां थी आपकी? उसमें थी आपकी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी 8 अनुसूचियां थी और प्रेजेंटली ये 12 अनुसूचियां हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनको वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से बाकी अनुसूचियां जोड़ी गई होंगी। एक बार हम अनुसूचियां देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट शेड्यूल है आपका, ये किससे संबंधित है? ये आपका स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी और उनकी क्या टेरिटरीज है, मतलब राज्य और केंद्र शासित और उनके क्षेत्रों के संबंध में ये फर्स्ट शेड्यूल है। और इसमें कितने आर्टिकल्स को एक्सप्लेन किया गया है? आर्टिकल 1 to 4। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड अनुसूची, इसमें क्या क्या दिया गया? इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, स्पीकर, न्यायाधीश और जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, इनके वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार से संबंधित बातें बताई गई हैं। और इसमें आर्टिकल्स कौन कौन से शामिल किए गए? ये कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 59 क्लॉज 3, आर्टिकल 65 क्लॉज 3, ठीक है, आपका 75 क्लॉज 6, 97, 125। तो ये वेरियस आर्टिकल्स आपके इसमें, इनका ही डिटेल एक्सप्लेनेशन इन आर्टिकल्स में दिया गया है। ठीक है। और जो आपका थर्ड शेड्यूल है, किससे संबंधित है? ये मंत्रियों, सांसदों और विधायकों, न्यायाधीशों और के जो कॉन्स्टिट्यूशनल, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं, इन पे इंटर करने से पहले ओथ और अफर्मेशन जो ली जाती है, वो सारी चीजें इसमें प्रोवाइड किया गया है। और जो आपका फोर्थ शेड्यूल है, ये किससे संबंधित है? फोर्थ शेड्यूल आपका संबंधित है अलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट अमॉन्ग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। आप कमेंट में मुझे ये बताइएगा कि टोटल राज्यसभा की सीटें कितनी है। उसके बाद आपका शेड्यूल नंबर 5 आता है। ये किसको डील करता है? ये डील करता है आपका शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स एरिया है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से ये संबंधित है। और इसमें कौन सा आर्टिकल एक्सप्लेन किया गया? आर्टिकल 244 क्लॉज ए। उसके बाद 6 शेड्यूल भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया से संबंधित है। और वो कौन कौन से स्टेट हैं जिसमें ये 6 शेड्यूल लागू होता है? ये हैं आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखिएगा, एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि 6 शेड्यूल एरियाज कौन कौन से हैं। तो वो आपके असम, मेघालय एंड त्रिपुरा एंड मिजोरम। उसके बाद 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट प्रोवाइड की गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, जिसमें आर्टिकल कौन सा एक्सप्लेन किया गया? आर्टिकल 246। ठीक है। उसके बाद 8 शेड्यूल आपका किससे संबंधित है? आपका लैंग्वेजेस से संबंधित है। इसमें आपकी 22 रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस दी गई हैं। और इसमें कौन कौन से आर्टिकल को एक्सप्लेन किया गया? 244 ए क्लॉज 1 और 351। देखिए, ओरिजिनल जो 8 शेड्यूल था उसमें आपकी 14 लैंग्वेज थी, बाद में ये अब जाके 22 हो गई। तो वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से इसमें बाकी लैंग्वेज ऐड की गई है। उसके बाद आपका जो 9 शेड्यूल है, 9 शेड्यूल आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से ऐड किया गया था, तो ये याद रखिएगा। 10th शेड्यूल में आपका क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित जो लॉ है उनको ऐड किया गया था। और ये आपका किस कॉन्स्टिट्यूशनल के बाद ऐड किया गया? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से। उसके बाद 11th शेड्यूल जो है आपका, ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल के माध्यम से ऐड किया? 73rd के माध्यम से ऐड किया गया था। और ये पंचायती राज सिस्टम से संबंधित है। और इसमें कितने सब्जेक्ट मेंशन किए गए? 29 सब्जेक्ट जो पंचायती राज सिस्टम को गवर्न करने के लिए दिए गए, वो सारे सब्जेक्ट इसमें मेंशन किए गए। सारी जितनी पावर, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की, वो सब की सब आपकी 11 शेड्यूल में मेंशन है।
और 12th शेड्यूल आपका किससे संबंधित है? ये आपकी म्युनिसिपैलिटी से संबंधित है। और इसमें कितने फंक्शनल सब्जेक्ट है आपके? 18 सब्जेक्ट दिए गए हैं। और आर्टिकल कौन सा मेंशन किया गया? आर्टिकल 243W। तो ये तो आपके 12 शेड्यूल्स हो गए और उनसे संबंधित क्या सब्जेक्ट मैटर है वो हो गया। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो जो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है? इट डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट विद अ शेड्यूल एरिया कैन इशू रेगुलेशन टू रिस्ट्रिक्ट लैंड ट्रांसफर फ्रॉम ट्राइबल्स टू नॉन ट्राइबल्स। तो अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य का राज्यपाल जनजातियों से गैर जनजातियों को भूमि हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बना सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। देखिए ये जो आपका शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 है, इसमें क्या है, गवर्नर की रोल जो है वो बढ़ जाता है। और जो 6 शेड्यूल एरिया है वो आपका स्पेसिफिकली किन किन एरियाज को डील करता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये चीज याद रखिएगा। तो आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द एबो इज आर करेक्ट? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, कौन सा सही है? तो दोनों स्टेटमेंट आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। तो ये आपका शेड्यूल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर चेयर्स अ जोनल काउंसिल मीटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स है एज ए चेयरमैन। केंद्रीय गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता के रूप में करते हैं। ठीक है। और ऑप्शन क्या है? एक्स ऑफिशियो, एक्टिंग, सेरेमोनियल और होनोररी। तो देखिए बाई बर्च्यू, देखिए एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब? बाई बर्च्यू ऑफ। तो जो भी व्यक्ति आपका होम मिनिस्टर होगा, यूनियन होम मिनिस्टर होगा, वो जोनल काउंसिल की मीटिंग, जोनल काउंसिल का चेयरमैन भी होगा। देखिए ऑफिस की वजह से वो उस कमीशन की, जोनल काउंसिल की मीटिंग को चेयर कर रहा है। अच्छा, जोनल काउंसिल किस तरह की संस्थाएं हैं? जोनल काउंसिल आपकी स्टैट्यूटरीज बॉडी है। ये आपकी स्टैट्यूटरीज बॉडी है, याद रखिएगा, स्टैट्यूटरीज बॉडी है। और इनको किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया है? तो जोनल काउंसिल को आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के माध्यम से बनाया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के माध्यम से इनको बनाया गया। अच्छा, जोनल काउंसिल एक तो हो गई, स्टैट्यूटरी बॉडीज हो गई। अच्छा, टोटल जोनल काउंसिल कितनी है? तो एक बार वो भी देख लेते हैं। देखिए 5 जोनल काउंसिल हैं। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन से स्टेट शामिल हैं? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली एंड चंडीगढ़। देखिए जितनी भी जोनल काउंसिल हैं ये बेसिकली आपका क्या है, सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए ये जोनल काउंसिल कंस्टिट्यूट की गई हैं। ठीक है। और जो सेंट्रल जोनल काउंसिल है, सेंट्रल जोनल काउंसिल में आपका छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये आपके सेंट्रल जोनल काउंसिल में आ गई। ईस्टर्न जोनल काउंसिल बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ठीक है। वेस्टर्न जोनल काउंसिल में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली। और सदर्न जोनल काउंसिल आपकी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी हो गई। तो टोटल कितनी जोनल काउंसिल हो गई आपकी? 5 जोनल काउंसिल हो गई। अच्छा, इन 5 जोनल काउंसिल में जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल है, इसको आपका नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के माध्यम से बनाया गया था। नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल एक्ट के माध्यम से बनाया गया था 1971 में। ठीक है। बाकी जो है आपकी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से बनाई गई। और ये किस तरह की संस्थाएं? ये आपकी एडवाइजरी संस्थाएं हैं सबसे पहले। अच्छा, ये जो एडवाइजरी बॉडीज हैं ये आपकी, इन सारी जो जितनी भी 5 जोनल काउंसिल है, चेयरमैन तो आपके, चेयरमैन कौन है इसमें? चेयरमैन आपके होम मिनिस्टर हो गए, यूनियन होम मिनिस्टर हो गए। उसके बाद इनका चेयरमैन यूनियन होम मिनिस्टर हो गए। बाकी जो जितने भी जोनल काउंसिल से जो कंसर्न स्टेट हैं उसके जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो इसके मेंबर्स हो गए। यूनियन होम मिनिस्टर हो गए, चेयरमैन, आपके मेंबर्स में आपके जितने भी कंसर्न स्टेट हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स हो गए। अच्छा, जो आपके इसका जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो इन्हीं जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट्स के,
उन्हीं में से किसी एक को रोटेशन बेसिस पे सेलेक्ट किया जाता है, रोटेशन बेसिस पे सेलेक्ट किया जाता है। और इसमें कई सारे नीति आयोग के भी मेंबर्स इसमें शामिल होते हैं एज ए एडवाइजर्स। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या रहेगा कि यूनियन होम मिनिस्टर एज ए एक्स ऑफिशियो इस मीटिंग के चेयरपर्सन होते हैं, जोनल काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं। इससे पहले हम किन किन इंटर स्टेट काउंसिल को देख चुके हैं, इंटर स्टेट काउंसिल को देख चुके हैं। इंटर स्टेट काउंसिल कैसी संस्था है आपकी, ये आपकी संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल 263 के तहत इसको बनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये एक संवैधानिक संस्था है और जोनल काउंसिल आपकी आपकी स्टैट्यूटरी बॉडीज। दोनों ही बॉडीज आपकी क्या करती हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस को बढ़ावा देती हैं, मतलब सेंटर स्टेट रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए सारी संस्थाएं बनाई गई। और ये सारी संस्थाएं किस नेचर की होती, एडवाइजरी नेचर की होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अंडर आर्टिकल 258 ए व्हाट पावर इज ग्रांटेड टू स्टेट। तो अनुच्छेद 258 के तहत राज्यों को कौन सी शक्ति प्रदान की गई है। और ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शन नंबर ए है स्टेट नीड्स प्रेसिडेंशियल असेंट टू असाइन फंक्शंस टू यूनियन। राज्यों को संघ को कार्य सौंपने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। ऑप्शन बी है गवर्नर कैन इंटरेस्ट यूनियन टास्क टू स्टेट लेजिस्लेचर विथ प्रेसिडेंट असेंट। तो राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति से संघ के कार्य राज्य विधानमंडल को सौंप सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट कैन इंटरेस्ट फंक्शंस टू द यूनियन विथ कंसेंट। राज्य सरकार संघ को सहमति से अपने कार्य संघ को सौंप सकती है। स्टेट वर्क ओनली अंडर द यूनियन डायरेक्शन इन ऑल मैटर। राज्य सभी मामलों में केवल संघ के निर्देशों के तहत कार्य करता है। तो जो आर्टिकल 258 है, ये आपका इसका सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। देखिए इसमें होता क्या है, जब आर्टिकल 258 के तहत स्टेट गवर्नमेंट जो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो यूनियन को ट्रांसफर कर देती है, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ उसको यूनियन की मतलब प्रेसिडेंट की कंसेंट की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। और जो आर्टिकल 258 है, 258 के तहत यूनियन अपनी पावर को डेलीकेट करता है, किसको, स्टेट को, विद द कंसेंट। ठीक है, तो आर्टिकल 258 में क्या होता है, यूनियन स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पावर डेलीकेट करता है, और आर्टिकल 258 ए में स्टेट अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को यूनियन को सौंपता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग मटेरियल वर प्राइमरली यूज इन कंस्ट्रक्टिंग पुराना किला। ठीक है, पुराना किला के निर्माण में मुख्यतः किस निर्माण सामग्रियों का उपयोग किया गया था। और पुराना किला आपका कहां पे, पुराना किला आपका दिल्ली में है। ठीक है, तो ये दिल्ली में जो पुराना किला है उससे ये संबंधित प्रश्न है। और आपसे क्या पूछ रहा है कि किस सामग्रियों का उपयोग किया गया था। और आपके ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शन नंबर ए है आपका ग्रेनाइट एंड लाइम प्लास्टर, ग्रेनाइट और चूने का प्लास्टर, कंक्रीट एंड रेड ब्रिक्स, कंक्रीट और लाल ईंटें, सैंडस्टोन एंड मार्बल, बलुआ पत्थर और संगमरमर, वुड एंड टेरोकेटा, तो लकड़ी और टेरोकेटा। तो सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और ये किस आर्किटेक्चरल स्टाइल में इसको बनाया गया था, ये आपका मुगल जो आपका इस्लामिक आर्किटेक्चर में इसको बनाया गया था, आर्किटेक्चर में इसको बनाया गया था। और इसको आपका शेरशाह सूरी ने इसकी शुरुआत की थी, और हुमायूं ने इसको कंप्लीट किया था, क्योंकि शेरशाह सूरी की अनटाइमली डेथ हो जाती है, उसके बाद हुमायूं इसको कंप्लीट करवाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, द कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट लिंक इंडिया विद विच कंट्री। ठीक है, तो कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भारत को किस देश से जोड़ता है। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो बेसिकली क्या है, आप सभी को पता है कि जो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, ये आपका कनेक्ट होता है सिलीगुड़ कॉरिडोर से टू द रेस्ट ऑफ इंडिया से। तो ये क्या है, बेसिकली जो चिकन नेक कॉरिडोर है आपका, ये बहुत नैरो कॉरिडोर है। और बाकी क्या है, नॉर्थ ईस्ट रीजन कैसा है आपका, लैंड लॉक्ड रीजन है। तो होता क्या है ना कि लैंड लॉक्ड रीजन है ये आपका।
तो यहाँ पे एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। देखिए ये मैप है, तो इसमें क्या है, आपका जो कलकत्ता पोर्ट है इसको सितवे पोर्ट जो कि म्यांमार है, सितवे पोर्ट आपका म्यांमार में है, कोलकाता पोर्ट को सितवे पोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा और फिर यहां से रिवर और हाईवे के माध्यम से इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जहां पे आपका मिजोरम वाला जो रीजन है, उससे इसको कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, एक अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, बेसिकली इंडिया को यहां से मतलब नॉर्थ ईस्ट से पूरा क्रॉस करके नहीं जाना पड़ेगा, सी रूट के माध्यम से भी आप इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में अप्रोच कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में पहुंच सकते हैं। और ये बाईपास कर रहा है किसको, बांग्लादेश को भी और आपके चिकन नेक कॉरिडोर को, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या है, चाइना दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में म्यांमार, ऑप्शन सी में बांग्लादेश, ऑप्शन डी में क्या है, नेपाल। तो सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका सही जवाब है। जैसे कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एक इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है, उसी तरीके से इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली जो आपका मुंबई पोर्ट है या जो आपका अरेबियन सी है उसको कनेक्ट कर रहा है, किससे, अरेबियन सी को पर्सियन गल्फ से होते हुए, ये पर्सियन गल्फ से होते हुए ये कनेक्ट कर रहा है आपको कैस्पियन सी से, कैस्पियन सी से। ये आपका बेसिकली इंडिया को जो आपको ये इंडिया को डायरेक्ट अप्रोच प्रोवाइड करा रहा है, कहां, ईरान होते हुए रशिया। ठीक है, और इसी में आपको मालूम होगा चाहबार पोर्ट, जो कि चाहबार पोर्ट ये कहां पे आपका, ये आपका ईरान में, याद रखिएगा इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। और अभी पर्शियन गल्फ भी बहुत ज्यादा न्यूज में है, और स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में, स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज। तो याद रखिएगा ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इंडिया के। एक तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, और यहां आपके कई सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ईरान। What was a major challenge for agriculture in the चोल किंगडम अपार्ट फ्रॉम रॉकी लैंड। तो चोल साम्राज्य में कृषि के लिए पथरीली भूमि के अलावा मुख्य समस्या क्या थी। ऑप्शन नंबर ए है लैक ऑफ सीड, बीजों की कमी, ऑप्शन बी है लैक ऑफ रेनफॉल, वर्षा की कमी, ऑप्शन सी है लैक ऑफ लेबर, श्रम की कमी, और पुअर इरिगेशन, खराब सिंचाई व्यवस्था। तो देखिए ये देखिए रेनफॉल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमेशा अच्छी क्वांटिटी में होती रही है, लेकिन वो इरेटिक नेचर की रेनफॉल होती रही है। ठीक है, बाकी जहां तक देखिए कहीं पे भी एग्रीकल्चर पुअर है तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, पुअर इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे आप लॉजिक लगा सकते थे, अपना लॉजिक लगाकर ही इस ऑप्शन को आप अच्छे से कर सकते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज आर्टिकल 21 ए इंट्रोड्यूस मैंडेटिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 एंड 14 ईयर्स ऑफ एज। तो अनुच्छेद 21 है जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और आपके ऑप्शन क्या है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42वां संशोधन अधिनियम, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86वां संशोधन अधिनियम, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसका सही जवाब रहेगा आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक है, अब देखिए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से क्या क्या ऐड किया गया। तो सबसे पहले आर्टिकल 21 ये जो कि प्रोवाइड कराता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर। इसके साथ साथ क्या हुआ, इसके साथ साथ जो आर्टिकल 45 है जो कि आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये शामिल किया है आर्टिकल 45, इसका जो सब्जेक्ट मैटर था उस सब्जेक्ट मैटर को भी इसने चेंज किया। अभी क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर, याद रखिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अप टू 6 ईयर। याद रखिएगा ये एज याद रखिए 6 to 14 ईयर के लिए ही हमारी कंट्री में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कही गई है। ठीक है, उसके बाद जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आपकी जो कि आपके पार्ट 4A में है, पार्ट 4A में है आपकी, इसमें एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई थी
और वो के फंडामेंटल ड्यूटीज थी। तो ओरिजिनल क्या, ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, 86 के बाद आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज होंगी। अभी ये क्या कह रहा है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज किससे संबंधित है, ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स और गार्जियंस टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रंस, ठीक है, 6 to 14 ईयर्स। तो ये अभिभावकों और गार्जियन पे एक कर्तव्य की बात कर रहा है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाएं, ठीक है। और 42nd आपको मालूम है कि ये कब इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल आपका जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी तब इसको पारित किया गया था। और 44 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो मोस्टली इसलिए पास किया गया था, 43rd और 44th आपका इसलिए पारित किया गया था कि जो आपके 42nd की वजह से जो कई सारे संविधान में बदलाव किए गए थे उन्हीं को सही करने के लिए ये 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित किए गए थे। और 44th के माध्यम से आपका राइट टू प्रॉपर्टी को भी फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से हटाकर आपका आर्टिकल 300A में रख दिया गया। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, मैच द डायनेस्टी लिस्ट इन कॉलम ए विद देयर रिस्पेक्टिव फाउंडर मेंशन्ड इन द कॉलम बी, ठीक है। तो एक कॉलम में आपको दिया गया है, एक कॉलम में आपको डायनेस्टीज दी गई और उनके दूसरे कॉलम में आपको फाउंडर दिया। तो तोमर डायनेस्टी की बात, तोमर डायनेस्टी आपके अंगपाल ने इसकी फाउंडेशन रखी थी और ये क्या आपकी दिल्ली बेस्ड एक डायनेस्टी थी, ठीक है। ए का संबंध आपका किससे हो गया, वन से, ठीक है, ए का आपका संबंध वन से हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए खिलजी डायनेस्टी आपकी किसने फाउंडेशन की, खिलजी डायनेस्टी की स्थापना आपकी की थी जलाउद्दीन खिलजी से। देखिए दिल्ली सल्तनत में आप 5 डायनेस्टीज देखने को मिलती हैं आपको। एक तो आपको दिल्ली सल्तनत में आपको 5 डायनेस्टीज देखने को मिलती है दिल्ली सल्तनत में, याद रखिएगा, इनका टाइम पीरियड भी पूछ लिया जाता है। एक तो आपका स्लेव डायनेस्टी हो गया, इसको आप मामलुक डायनेस्टी भी बोलते थे हम, मामलुक डायनेस्टी, मामलुक। और इसका टाइम पीरियड कब से कब रहता है, 1206 से लेके आपका रहता है 190 के बीच में। इसके बाद कौन सी डायनेस्टी आती है, इसके बाद आती है आपकी खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी, आपकी खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की थी आपकी जलालुद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और ये कब तक रहती है आपकी 1320। उसके बाद खिलजी के बाद कौन सी डायनेस्टी आती है, तुगलक डायनेस्टी आती है, तुगलक डायनेस्टी आती है। और ये कब से कब तक रहती है, आपकी रहती है 1320 से लेके 1414 तक। उसके बाद खिलजी के बाद कौन सी आती, सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी आपकी कब से कब तक रहती है, आपकी 1414 से लेके 1491 के बीच में। और एक किसने इसकी फाउंडेशन रखी थी, इसकी खिरज खान ने, खिरज खान, ठीक है। उसके बाद लोधी डायनेस्टी आती है आपकी, लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी आपकी किसने इसकी स्थापना की थी, बाहुल लोधी ने, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए किस डायनेस्टी का कब टाइम पीरियड रहा और उनका फाउंडर कौन रहा, ठीक है, 1556। और दिल्ली सल्तनत का जो ओवरऑल पीरियड कितना है, 1206 से लेके 1556। और दिल्ली सल्तनत के बाद आपको कौन सी डायनेस्टी देखने को मिलती है, मुगल डायनेस्टी देखने को मिलती है, मुगल डायनेस्टी, ठीक है। अब देखें खिलजी डायनेस्टी जलाउद्दीन खिलजी, तो बी का संबंध किससे हो गया, 2 से। और सी का सैयद डायनेस्टी आपकी खिरज खान से हो गई, तो सी का संबंध आपका 3 से हो गया। और लोधी डायनेस्टी बाहुल लोधी ने, तो डी का संबंध आपका 4 से। अब आपको आइडेंटिफाइड करना है। देखिए इसमें क्या हुआ है, कुछ ऑप्शन मिस हो गए हैं। ये सही जवाब क्या रहेगा आपका, ये आप देखिए बी का आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, बी का 2 रहेगा, सी का 3 कर लीजिए और डी का 4 कर लीजिएगा। ये एक करेक्ट ऑर्डर रहेगा, इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका सही जवाब रहेगा, ठीक है। जब कभी भी आप किसी भी डायनेस्टी के बारे में पढ़ें तो सबसे पहले उसका टाइम पीरियड देखिए, फाउंडर देखिए और इंपॉर्टेंट रूलर आप देखिए उस डायनेस्टी में। अगला प्रश्न देखते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ वेदांग और द लिम्ब ऑफ द वेदन, निम्नलिखित में से कौन से वेदांग या वेद के अंग नहीं है। तो देखिए वेदांग क्या है, देखिए एक्चुअल में क्या है, देखिए जो वेद है हमारे, वेद आपके 4 हैं, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद को स्टडी करने से पहले आपको वेदांग को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और 6 ये आपके वेदांग है,
6 वेदांग में आपका कौन कौन से हैं? एक तो शिक्षा, फोनेटिक्स से संबंधित है, ये किस किस चीज पे फोकस करता है? साउंड एंड प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करता है। फिर उसके बाद कल्प है, ये किससे? रिचुअल और सेरेमनीज से संबंधित है। व्याकरण है, ये आपका किससे? आपका वर्ड के फॉर्मेशन से संबंधित है। अब इसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो व्याकरण आप पढ़ते हो, पाणिनि की व्याकरण पढ़ते हो आप। निरुक्त है आपकी, इसमें आप ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ वर्ड पढ़ते हो, ठीक है। फिर चंड है आपका, छंद है आपका, रिदमिक स्ट्रक्चर और वैदिक हिम्स है। फिर आपकी ज्योतिष है, ज्योतिष भी आपका एक उपवेदांग की कैटेगरीज में आता है, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी फॉर टाइमिंग रिचुअल्स। तो इन उपवेदास को आप ये वेदास की स्टडी करने से पहले वेदांग की स्टडी करना जरूरी होता है। तो आपसे ये पूछा कौन सा इसमें से वेदांग उपवेदांग नहीं है या वेदांग नहीं है? तो ऑप्शन ए कल्प एक वेदांग है। वैशेषिक एक इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम है, ठीक है। व्याकरण भी है, ज्योतिष भी है। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। देखिए वैशेषिक इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम है, एक महत्वपूर्ण इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम है। अगला प्रश्न देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? भारत का पहला वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटबेटन और ऑप्शन डी क्या है? लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग का पीरियड क्या रहा? देखिए पीरियड भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1774 से लेके आपका इनका पीरियड रहता है 1785 के बीच में। और ये कौन थे आपके? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग का पीरियड क्या रहता है? लॉर्ड कैनिंग का पीरियड रहता है आपका, इनका पीरियड रहता है आपका 1856 से लेके आपका ये रहता है 1862, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे, फर्स्ट वायसराय आपके लॉर्ड कैनिंग थे। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन का पीरियड क्या रहता है? ये आपका इनका पीरियड रहता है, ये आपके मार्च 1947 से लेके आपके रहते हैं अगस्त जून 1948 तक। और लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1856 से लेके 1848 से लेके 56 के बीच में। अब देखिए, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं? विलियम बेंटिक, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आपके विलियम बेंटिक, अब लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ? तो इसका सही जवाब तो आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो फर्स्ट जो आपके जो होते हैं ना आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1858 आया, उसने ये जो वायसराय का पद क्रिएट किया था। ये भी याद रखिएगा कि वायसराय का पद कहां से आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से, ठीक है। अब देखिए लॉर्ड कैनिंग उनके टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ? सबसे पहले तो देखिए आपकी जो स्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी 1857 में भारत में 3 यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश की गई थी, एक कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी। तो ये किसके टाइम पीरियड में हुई थी? आपकी लॉर्ड कैनिंग के। और जो 1897 की जो क्रांति हुई, उस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? आपके लॉर्ड कैनिंग ही थे। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में जो भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन है वो इनके टाइम पीरियड में हुआ। उसके बाद आपका प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया 1858। तो जो प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया थी, इसमें आपकी जो पावर थी वो कहां से कहां ट्रांसफर हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी से आपकी ट्रांसफर हुई थी आप क्राउन को। इसका मतलब है कि अब 1898 से पहले आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से इंडियन टेरिटरी को रूल कर रही थी। लेकिन 1898 में आप जो 1897 में जो क्रांति होती है, उसके बाद 1898 में क्राउन जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली रूल करना स्टार्ट कर दिया था। और एक क्वीन विक्टोरिया किसने रीड किया था? रीड बाय द कैनिंग एट द इलाहाबाद, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होता है, इसी ने आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट को समाप्त कर दिया था और कंपनी के रूल को समाप्त कर दिया मतलब। और वायसराय की पोस्ट यहां से आती है आपकी ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1858 से। फिर आपका इंडियन काउंसिल एक्ट आता है जिसमें लेजिस्लेटिव पावर्स टू बॉम्बे इंट्रोड्यूस की गई थी, जो बॉम्बे जो 3 प्रेसिडेंसी स्टेट होते हैं उनमें इंट्रोड्यूस की गई थी। उसके बाद इंडियन सिविल सर्विस एक्ट आता है 1856, इसने लिमिटेड एंट्री अलाउड की थी इंडियंस को। उसके बाद इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आता है और इसके माध्यम से आपके कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट स्टैब्लिश्ड होते हैं। और इसी टाइम पीरियड में आपके इंडियन पीनल कोड भी आता है, जो आपका इंडियन पीनल कोड 8060 रहता है, ये 60 रहता है, 1862 8060 रहता है। ठीक है, तो ये आपका वो रहता है। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी को किस लिए याद रखते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए। तो जब कभी भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो इस ढंग से करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपका रिवीजन हो पाएगा। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन आपके कौन थे? देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन आपके भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे आपके सी राजा गोपालाचारी। अगला प्रश्न देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक हिंद स्वराज? तो प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन है? ऑप्शन क्या है आपका? बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो हिंद स्वराज आपकी महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, और अन्य आपके बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सी बुक लिखी गई? गीता रहस्य, गीता रहस्य। गीता आपकी रहस्य। ठीक है, उसके बाद आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई? बहुत फेमस बुक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एग्जाम में बुक्स एंड उनके ऑथर्स बहुत पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं जो कि आपकी देखिए। अच्छा, कमेंट में आप मुझे बताइए, इंडिया डिवाइडेड एक और महत्वपूर्ण बुक है, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया स्ट्रगल, इंडिया स्ट्रगल। तो ये आपकी फ्रीडम एट मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट। तो ये पुस्तकें किसने लिखी? ठीक है, ऐसी और भी कई सारी पुस्तकें हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक्सेप्ट रेडॉन ऑल इनर्ट गैसेस आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो रेडॉन को छोड़कर सभी निष्क्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। इनर्ट गैसेस मतलब इनर्ट गैसेस बोल दें या नोवेल गैसेस बोल दें, इनर्ट गैसेस बोल दें या नोवेल गैसेस बोल दें। अब इसमें कौन कौन शामिल होती हैं देख लेते हैं एक बार। इसमें आपका हीलियम शामिल है, आपकी हीलियम, नियोन। ये देखिए प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। देखिए जो आपकी पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 18 है, ग्रुप 18 है आपका, जो उसमें ग्रुप 18 पीरियोडिक टेबल में जो है वो किससे संबंधित है? आपका नोवेल गैसेस से संबंधित है, नोवेल गैसेस से संबंधित है। ठीक है, और नोवेल गैसेस को ही इनर्ट गैसेस बोलते हैं। इनर्ट गैसेस इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्रिया ही नहीं करती हैं, किसी भी तरीके की केमिकल रिएक्शंस नहीं करती हैं नॉर्मल कंडीशंस में, इसलिए इनको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। अच्छा, जो ग्रुप 18 है उसमें पहला एलिमेंट कौन सा है? हीलियम, उसके बाद नियोन, उसके बाद नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियोन, ठीक है, फिर रेडॉन। ठीक है, तो जो बाकी जो सारी चीजें थी, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ये एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, लेकिन आपकी रेडॉन नहीं पाई जाती। रेडॉन आपकी रेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। आर्गन इज यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है कि जो आर्गन गैस है इसका कहां इस्तेमाल होता है आपका? इसका तो ठीक है, तो आर्गन जो है आपका, ठीक है, आर्गन इज यूज इन आर्क वेल्डिंग एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। तो आर्गन का उपयोग आर्क वेल्डिंग और विद्युत बल्बों में किया जाता। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। ठीक है, तो बोथ आप देखिए, देखिए रेडॉन जो है, देखिए एक्सेप्टेड बहुत ही सीमित मात्रा में ये पाई जाती, तो बहुत वैसे
इसको हम यहाँ पे क्या मानेंगे कि ये स्टेटमेंट भी हम सही लेके चलेंगे, ठीक है। बट जो रिसेंट स्टडीज हुई हैं उसमें रेडॉन के बहुत ही मिनिमल ट्रेसेस हमें देखने को मिले हैं, बट ये कोई बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में आपको नहीं मिलती, इसलिए हम इसको ये मान के चलेंगे कि ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, ठीक है। क्योंकि ये देखिए, ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस में क्या होता है कि कई बार क्या है कि यदि कोई नई डिस्कवरी हो जाती है ना, तो जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज होती हैं वो गलत प्रूफ हो जाती हैं। तो जो अभी रिसेंटली इसको, बट जो हमारी जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है वो इसको इंक्लूड नहीं करती हैं रेडॉन को, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, ठीक है। आपका जैसे आपका हीलियम है, हीलियम का उपयोग कहाँ होता है? आपका बैलून्स और एयरशिप्स में, जो वेदर बैलून्स होते हैं वहाँ हीलियम का यूज हो रहा है आपका, ठीक है। न्यूयॉन्स का आपका न्यूयॉन है, जो एडवर्टाइजिंग साइन बोर्ड्स होते हैं वहाँ पे आपका यूज हो रहा है, नियॉन लाइट्स का यूज होता है, ठीक है। क्रिप्टॉन का यूज क्या होता है? हाई परफॉर्मेंस लाइटिंग में यूज हो रहा है, हाई परफॉर्मेंस लाइटिंग में इसका यूज हो रहा है। जीनॉन का यूज क्या हो रहा है? फ्लैश लैंप एंड हाई सिटी लाइट्स में इनका यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये नोवेल गैसेस हैं और इनका कुछ नोवेल गैसेस का वाइड एप्लीकेशंस भी है, तो ये उससे संबंधित ये प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं, हु इज एम्पावर्ड टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस अंडर आर्टिकल 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपके आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत ऑर्डिनेंस इशू करते हैं? आर्टिकल क्या बोलते हैं उसको, 123 के तहत, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को अधिकार नहीं है, गवर्नर ऑफ स्टेट आपका आर्टिकल 213 के तहत इशू करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी कोई अधिकार नहीं। भारत में सिर्फ ऑर्डिनेंस को इशू करने का अधिकार किसको है? एक तो प्रेसिडेंट को है, प्रेसिडेंट को अनुच्छेद 123 के तहत ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, और गवर्नर, आपके जो स्टेट गवर्नर होते हैं वो आर्टिकल 213 के तहत आपके ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस कब इशू किए जाते हैं? जबकि आपका पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर रेसेस पीरियड में होती हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब सदन का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है, तब इनको इशू किया जा सकता है किसी इमरजेंसी सिचुएशंस को डील करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फीमेल्स जनरली हैव अबाउट हाफ अ लीटर लेस ब्लड देन मेल्स। महिलाओं में सामान्यतः पुरुषों की तुलना में लगभग आधा लीटर कम रक्त होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। तो देखिए, ब्लड के बारे में हम कुछ चीजें देख लेते हैं। ब्लड क्या है आपका? ब्लड आपका एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये आपकी कनेक्टिव टिश्यू है ये आपकी, ठीक है। और नॉर्मली ह्यूमन बॉडीज में कितना ब्लड पाया जाता है आपका? नॉर्मली जो ह्यूमन बॉडी का जो वेट होता है उसका 7% जो वेट होता है वो ब्लड से आता है, ठीक है। 7% जो वेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। और नॉर्मली कितना ब्लड ह्यूमन बॉडीज में रहता है? नॉर्मली आपका 5 to 6 लीटर, 5 to 6 लीटर ब्लड, ठीक है। और उसमें भी महिलाओं में क्या है? मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स में ब्लड कम होता है। और ब्लड की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया नाम का रोग होता है। एनीमिया, ब्लड की कमी से एनीमिया, ठीक है, एनीमिया, ठीक है। अब स्टेटमेंट नंबर 2 क्या? अच्छा, ब्लड का जो नेचर है वो कैसा होता है? ब्लड का नेचर होता है एल्कलाइन, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, क्योंकि इसका जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है? इसका पीएच वैल्यू होती है 7.4 पीएच वैल्यू। तो आपको मालूम है कि जिसका पीएच आपका 7 से कम हो वो एसिडिक नेचर का होता है, और जिसका पीएच 7 से ज़्यादा हो 7 से ज़्यादा होता है वो बेसिक नेचर का होता है या एल्कलाइन होता है, ठीक है। 7 से जिसका कम होता है वो आपका एसिडिक नेचर का होता है, और जो आपका 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है।
और क्या क्या है, ब्लड में दो कंस्टिट्यूट, ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, या ब्लड के दो कंस्टिट्यूट होते हैं, ठीक है। एक तो हो गया प्लाज्मा वाला पार्ट, प्लाज्मा वाला पार्ट, और दूसरा आपका कौन सा पार्ट होता है, ब्लड कॉर्पुलस, ब्लड कॉर्पुलस। इसी में ब्लड कॉर्पुलस में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, डब्ल्यूबीसी देखने को मिलता है, इसी में आपको आरबीसी देखने को मिलता है, और क्या देखने को मिलेगा इसमें आपको, एक तो डब्ल्यूबीसी हो गया, आरबीसी हो गया, और इसी में आपको ब्लड प्लेटलेट्स देखने को मिलता है, ब्लड प्लेटलेट्स देखने को मिलता है, ठीक है, प्लेटलेट्स देखने को मिलता है। तो ये आप स्टेटमेंट नंबर 2 पे आते हैं। ब्लड इज एसिडिक इन नेचर। देखिए रक्त अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, तो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो पीएच होता है वो 7.4 के करीब होता है, ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिविंग एबो इज आर करेक्ट, उपयोग में से कौन सा कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए में ओनली ए, ऑप्शन नंबर बी में ओनली 2, ऑप्शन नंबर सी में बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर डी में नाइदर 1 और 2। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट हैपेंस व्हेन एन आइडियल फ्लूइड फ्लो थ्रू अ नैरो हॉरिजॉन्टल पाइप्स, जब एक आदर्श द्रव पतले क्षैतिज पाइप से बहता है तो क्या होता है। ऑप्शन क्या है, स्पीड डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, वेग घटता है और दबाव बढ़ता है। ऑप्शन बी क्या है, स्पीड इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस, वेग बढ़ता है और दबाव घटता है। बोथ स्पीड एंड प्रेशर इंक्रीजेस, बोथ स्पीड एंड प्रेशर डिक्रीजेस। तो जब आपका कोई भी आइडियल फ्लूइड किसी नैरो पाइप से गुजरेगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और प्रेशर उसका कम हो जाएगा। तो बी आपका सही जवाब रहेगा इसमें, ठीक है, बी आपका सही जवाब रहेगा, ठीक है। होता क्या है कि जब जैसे क्रॉस सेक्शन, जैसे एरिया कम होगा तो उससे होगा क्या कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। देखिए यहाँ पे दो प्रिंसिपल अप्लाई हो रहे हैं, एक तो आपका कंटिन्यूटी प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई हो रहा है, ठीक है, प्रिंसिपल, और एक आपका कौन सा, बर्नौली इक्वेशंस भी होती है। जब भी आइडियल फ्लूइड की बात करें तो बर्नौली इक्वेशंस भी पिक्चर में आ जाती है, और ये आपकी कांस्टेंट होगी। तो बर्नौली इसके थ्रू आप ये कंक्लूड करते हैं कि स्पीड बढ़ जाएगी, और बर्नौली के थ्रू आप ये कंक्लूड करते हैं कि प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो बी आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द गोल्डन रेड एंड कार्ड सिस्टम इन द कबड्डी, ठीक है। और आपके ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शन है, अ टीम इज अलाउड, कबड्डी में गोल्डन रेड और कार्ड प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, ए में दिया गया है, अ टीम इज अलाउड 2 गोल्डन रेड बिफोर द रिजल्ट इज डिसाइडेड, परिणाम तय होने से पहले एक टीम को 2 गोल्डन रेड की अनुमति होती है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन बी क्या है, आ ग्रीन कार्ड लीड टू अ 2 मिनट सस्पेंशन फ्रॉम द गेम, ग्रीन कार्ड मिलने पर 2 मिनट का निलंबन होता है। ऑप्शन सी है, अ रेड कार्ड रिजल्ट इन अ वार्निंग विद नो फर्दर एक्शन, रेड कार्ड केवल चेतावनी देता है और कोई अन्य कार्रवाई नहीं होती है। ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कबड्डी खेल में जो है ग्रीन कार्ड का मतलब वार्निंग होता है, ग्रीन कार्ड का मतलब होता है वार्निंग, ठीक है, याद रखिएगा, ये ग्रीन कार्ड मतलब वार्निंग है, ठीक है। नोट डाउन, इसका मतलब ग्रीन कार्ड का मतलब ऐसा नहीं है कि 2 मिनट का सस्पेंशन हो जाएगा खेल का, ये सिर्फ एक वार्निंग होती है। उसके बाद येलो कार्ड जो होता है आपका, इसके बाद येलो कार्ड होता है, येलो कार्ड का मतलब होता है टेम्पररी सस्पेंशन, कुछ समय के लिए खेल को रोक दिया जाता है, ठीक है, टेम्पररी सस्पेंशन। उसके बाद आपका जो होता है रेड कार्ड मतलब डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द मैच, मतलब आप डिस्क्वालिफाइड कर गए, रेड कार्ड यदि इशू किया गया तो मतलब आप डिस्क्वालिफाइड हैं, डिस्क्वालिफाइड। और जो आपका गोल्डन रेड है, गोल्डन रेड तो गोल्डन रेड का इन तीनों से कोई संबंध नहीं है। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की इकोनॉमिक रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, विकसित और विकासशील
दोनों देशों में सरकार की एक प्रमुख आर्थिक भूमिका क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई जो इकोनॉमिक गवर्नमेंट का जो आपका डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज है उसके में क्या रोल रहेगा। ठीक है, ऑप्शन क्या है, ओनली रेगुलेटिंग प्राइवेट फर्म्स, केवल निजी फर्मों को विनियमित करना। ऑप्शन बी है प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू ऑल इंडस्ट्रीज, सभी उद्योगों को सब्सिडी प्रदान करना। फ्रेमिंग लॉज एंड डिलीवरिंग जस्टिस, कानून बनाना और न्याय प्रदान करना। इंगेजन इन करेंसी एक्शन, मुद्रा विनिमय में संलग्न हो। तो बेसिकली डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में जो गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए इकोनॉमिक्स में, उनका रोल जो होना चाहिए कि कानून बनाए और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को अच्छा करें। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो होती है उसमें सिर्फ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो होती है उसमें सिर्फ आपका प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करता है। मिक्स इकोनॉमी, इसमें आपका प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों एंगेज होता है। मतलब गवर्नमेंट आपका इकोनॉमिक स्पेयर में भी एक्टिव है, मतलब बहुत सारी गवर्नमेंट पीएसयूज भी, मतलब गवर्नमेंट इसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, और सोशलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है आपका, सिर्फ और सिर्फ आपका पब्लिक सेक्टर एग्जिस्ट करता है। मतलब सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो कौन नियंत्रण कर रहा है, गवर्नमेंट। जबकि यहाँ क्या बात करें कि इकोनॉमिक रोल में क्या हो, यदि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में क्या रोल होना चाहिए, तो रोल ये होना चाहिए फ्रेमिंग लॉज एंड डिलीवरिंग जस्टिस। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। ठीक है, जनसंख्या स्थिरीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन कब होगी, जब आपका बर्थ रेट और डेथ रेट नियरली इक्वल हो जाए आपके, मतलब जितने लोग, तब आपको क्या देखने को मिलेगा, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। अब आपको ऑप्शन देखना, स्टेबलाइजेशन अकर्स व्हेन बर्थ रेट एक्सीड डेथ रेट। स्थिरीकरण तब होता है जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है, तो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। यहाँ तो पॉपुलेशन बढ़ेगी आपकी। स्टेबलाइजेशन इज रीच्ड व्हेन फर्टिलिटी रेट ड्रॉप्स टू जीरो, मतलब इसमें क्या होने वाला कि भाई अब बर्थ हो ही नहीं रही है, तो क्या इसमें पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन होगा, इसमें तो पॉपुलेशन गिरेगी आपकी। ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। पॉपुलेशन अकर्स व्हेन बर्थ एंड डेथ रेट आर नियरली इक्वल। ठीक है, स्थिरीकरण तब होता है जब जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। स्टेबलाइजेशन रेफर्स टू रिड्यूसिंग पॉपुलेशन एवरी डिकेड, तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं है यहाँ तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, नेम सेक इज अ फेमस नोवेल बाय विच इंडियन अमेरिकन ऑथर। ठीक है, तो उपन्यास नेम सेक किस भारतीय अमेरिका लेखिका द्वारा लिखा गया है। और आपके ऑप्शंस क्या हैं, आपके ऑप्शंस हैं झुंपा लहरी, अरुणधति रॉय, चित्रा बनर्जी देवाकर्णी, और ऑप्शन है किरण देसाई। तो इसका सही जवाब क्या है आपका, जो नेम सेक जो आपका नोवेल है आपका झुंपा लहरी द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो बी आपका, ये आपका सही जवाब रहेगा। अरुणधति के बारे में पहले भी हम बता चुके हैं, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ड्यूरिंग द सोलंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द आदि ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश दिस ट्रेडिशनल ड्रिंक इज शेयर टू प्रमोट सोशल बॉन्डिंग। ठीक है, तो कौन सा इसमें आपसे पूछ रहा है, अरुणाचल प्रदेश की जो आदि ट्राइब है द्वारा मनाया जाने वाला सोलंग, आपका कौन सा सोलंग त्योहार के दौरान सामाजिक एकता बढ़ाने के लिए कौन सा पारंपरिक पेय साझा किया जाता है। ऑप्शन है सोम, अपोंग, चांग और जूटो। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। सोम जो ड्रिंक है ये आपका ऋग्वेद में मेंशन किया गया, ऋग्वेद में सोम वर्ड है, ये किसका, ऋग्वेद में इसको मेंशन किया गया है। और एक किनका ड्रिंक है ये आपका गॉड का, जो ईश्वर है उनका ये ड्रिंक है। ठीक है, और इस त्योहार में कौन सी ड्रिंक सर्व की जाती है, अपोंग। अपोंग मतलब सोशल बॉन्डिंग को बढ़ाने के लिए इस ड्रिंक को सर्व किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, द नेशनल क्लाइमेट स्टेक इनोवेशन चैलेंज हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच
ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल क्लाइमेट स्टेक इनोवेशन चैलेंज किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? और आपके ऑप्शंस क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। ऑप्शन बी है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा। ऑप्शन सी है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। ऑप्शन डी है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये आपका नाबार्ड द्वारा स्टार्ट की गई इनिशिएटिव है, तो बी आपका सही जवाब है। नाबार्ड आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपका रूरल डेवलपमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, रूरल डेवलपमेंट के लिए। और ये भी आपकी एक किस तरह की संस्था है? रीफाइनेंसिंग बॉडी है, रीफाइनेंसिंग बॉडी है आपकी। कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि नाबार्ड को कब स्टैब्लिश किया गया था? भाई आरबीआई तो आपका 1935 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। नाबार्ड को कब स्टैब्लिश किया गया था? एशियन डेवलपमेंट बैंक का आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में। मनीला कहाँ पे? फिलीपींस में, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिनिस्ट्री है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कितना, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो गवर्नमेंट फाइनेंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अच्छा, कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि एक तो आपको बताना है कि जो नाबार्ड बैंक है ये कब स्टैब्लिश्ड हुआ, ठीक है। अच्छा, जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है और नाबार्ड का भी है। कमेंट में आप मुझे बताइए ब्रिक्स, एक बैंक है ब्रिक्स बैंक है आपका, ब्रिक्स जो ब्रिक्स संस्था है इसने एक बैंक स्टैब्लिश किया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक कब स्टैब्लिश किया गया और इसकी हेडक्वार्टर क्या है? अभी आपको मालूम है कि 2026 में इंडिया ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी को संभाले हुए है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि 2026 का जो ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो प्रेसिडेंटशिप है या चेयरमैनशिप है 2026 में, वो भारत के पास है, ठीक है। कमेंट में आप मुझे बताना कि कब स्टैब्लिश किया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, और फर्स्ट इसके प्रेसिडेंट कौन थे? मैं एक हिंट दे देता हूं आपको, जो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो एक इंडियन थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ इंडियन फ्लैग्ड मर्चेंट वेसल इन द इंडियन ओशन रीजन? तो हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय ध्वज वाले व्यापारी जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया गया? और आपके ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है आपके ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन कावेरी। तो ये आपका सही जवाब क्या रहेगा? ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत की गई है, ठीक है, टू सेफली, जिससे कि इंडियन फ्लैग मर्चेंट शिप है वो इंडियन ओशन रीजन्स में सेफली पास हो पाए। तो अभी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डेप्लॉयड द AI पावर्ड जी स्पाइडर रोबोट फॉर सेफ ह्यूमन फ्री कैनाल क्लीनिंग एंड हाई रिस्क एरिया? किस नगर निगम ने उच्च जोखिम वाले में तैनात किया हुआ? किस नगर निगम ने उच्च जोखिम क्षेत्रों में सुरक्षित मानव रहित नाली की सफाई के लिए AI आधारित जी स्पाइडर रोबोट तैनात किया है? और आपके ऑप्शन क्या है? तिरुवनंत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी है लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन सी है चेन्नई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और बेंगलुरु म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका सही जवाब रहेगा आपका ए, तिरुवनंतपुरम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो देखिए, जो कई होता है कि आपका मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है, तो मैनुअल स्कैवेंजिंग इंडिया में बैन है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक्टिविटी हो रही है। अब यहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है जिससे कि आपका इन चीजों को क्लीन किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, गृह इनिशिएटिव इज एन इम्प्लीमेंटेड अंडर विच डिपार्टमेंट? तो सबसे पहले ये देख लेते हैं ये गृह क्या है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक तरीके का रिसर्च प्रोजेक्ट है, प्रेग्नेंट महिलाओं पे रिसर्च करने का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। अभी आपसे पूछा ये किस डिपार्टमेंट ने इसको, कौन सा डिपार्टमेंट इस इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट कर रहा है? ऑप्शन क्या क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग,
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, और ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो ये आपका किस डिपार्टमेंट इसको मैनेज कर रहा है? इसको आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बी आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन, ऑप्शन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी आपका इलेक्शन प्रोसीजर। तो जो आर्टिकल 32 आपका किससे संबंधित है? ये इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और ये इसी आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या बोला है? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा आपका आर्टिकल 32। ऐसा इसलिए बोला गया है कि देखिए आर्टिकल जो आपका पार्ट 3 जो है आपका क्या प्रोवाइड करा था? फंडामेंटल राइट्स। इसमें कितने आर्टिकल शामिल है? आर्टिकल 12 से लेके आपके 35। इसी में ही क्या बोलते हैं आपका इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी शामिल किया गया। मतलब यदि आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उनको इन्फोर्स कराने के लिए। ये अपने आप में भी एक फंडामेंटल राइट्स बनाया गया है। मतलब आप डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जिनको आप ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं, जो उन्होंने इस बात को इंश्योर किया कि जो फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार हैं, वो सिर्फ एक किताबी चीज ना रह जाए, वो एक्चुअल उनका इम्प्लीमेंटेशन हो। उसके लिए उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट भी एक अपने आप में फंडामेंटल राइट्स बनाया। और इसी आर्टिकल 32 है, यही आपके सुप्रीम कोर्ट की रिट ज्यूरिडिक्शन भी है आपकी। ठीक है, रिट ज्यूरिडिक्शन के माध्यम से जो आपकी कोर्ट है वो आपकी कई तरीके की आपकी रिट्स इशू करती हैं, जैसे कि हेबियस कॉर्पस हो गई, आपकी मैंडेमस हो गई, हेबियस कॉर्पस हो गई, मैंडेमस हो गई, प्रोहिबिशन हो गई, ये सब मैंडेमस हो गई, प्रोहिबिशन हो गई, सेंटररी हो गई। तो ये 5 टाइप की रिट्स होती हैं जिनको आपकी कोर्ट इशू करती है। हायर कोर्ट के पास ये पावर है कि वो रिट इशूज करती हैं। फॉर रिट इशूज किस लिए इशूज की जाएंगी? फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और अगर लीगल राइट्स के लिए ये सारी चीजें ये रिट्स इशू की जाती हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जो रिट ज्यूरिडिक्शन 32 के तहत है, हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिडिक्शन जो है हाई कोर्ट की है, वो किस आर्टिकल के तहत है? आपको ये आर्टिकल आपकी 226 के तहत है। अच्छा, जो हाई कोर्ट की जो रिट ज्यूरिडिक्शन होती है वो सुप्रीम कोर्ट की रिट ज्यूरिडिक्शन से ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से सेट नंबर 37 कंप्लीट हो जाता है। देखिए अप्रैल मंथ आधा बीत चुका है, बहुत समय पानी की तरह बहता है, याद रखिएगा। इसलिए जुट जाइए, एग्जाम में बस लगे रहिए, एग्जाम की तैयारी में अच्छे से जुटे रहिए। अप्रैल में हर हाल में अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, जिससे कि आपके पास पर्याप्त समय हो रिवीजन करने का, प्रैक्टिस करने का। अब तो सिलेक्शन टाइम भी आ गया आपका, क्या सेक्शनल टाइमिंग भी आ गया। तो सेक्शनल टाइमिंग में आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड में उस पर्टिकुलर सेक्शन को कंप्लीट करना, और वो टाइम जो बच रहा होगा वो रोल ओवर नहीं होगा आपका दूसरे सेगमेंट के लिए। इसलिए आप खूब प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से आपकी रैंक भी, प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। और प्रैक्टिस आप बिल्कुल जो एसएससी लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनको करके ही आपको अच्छे से उसका आइडिया लगता है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और अभ्यास डीपीक्यू सीरीज स्ट्रिक्टली बेस्ड है आपके एसएससी के जो लेटेस्ट पैटर्न जो चल रहा है उसी पर ये बेस्ड है, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये हर सेगमेंट को कवर कर रहा है। ये आपका हिस्ट्री भी कवर कर रहा है, पॉलिटी भी कवर कर रहा है, आपका ज्योग्राफी भी कवर कर रहा है, आपका करंट अफेयर्स भी, स्टैटिक जीके, हर सेगमेंट को कवर किया जा रहा है। और जो डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये आपको क्या है ना कि ये आपके जो कंसेप्ट छूट रहे होंगे, जो आपको उससे जो फैक्चुअल नॉलेज जो आपकी छूट रही होगी, वो सब कुछ इसमें कवर होती जाएगी। तो डेली अपना 1 घंटा टाइम दीजिए और अभ्यास डीपीक्यू सीरीज को कंटिन्यूअसली और डिसिप्लिन होके करते जाइए। ये बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके अपने एग्जाम के लिए। चलिए, इस तरीके से ये हमारा सेट नंबर 37
कंप्लीट हो जाता है। कोई भी आपकी क्वेरीज हो, कोई भी आपके कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो, वो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। मैं जो भी कमेंट मेरे पास आते हैं, मैं उनको कोशिश करता हूं कि मैं उनको नेक्स्ट सेट में उन सारे एक्सपेक्ट्स को मैं इंक्लूड कर पाऊं। और इस अभ्यास डीपीक्यू सीरीज के माध्यम से हम बहुत सारे करंट के भी अभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे, एक एक सेगमेंट को हम कवर करेंगे। एग्जाम से पहले मैं आपको इतना अच्छा तैयार कर दूंगा कि आप एग्जाम में जो जनरल अवेयरनेस का जो सेगमेंट है उसको बड़ी इजीली, बड़ी मतलब आप समझ लो बिल्कुल मलाई की तरह आप उस एग्जाम को, उस सेगमेंट को कवर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।